नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। पर्याप्त संख्या बल न होने के बाद भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में तीसरी सीट पर उम्मीदवार खड़ा कर मुकाबले को रोचक बना दिया है। अब ऐसे में सभी की नजर कांग्रेस खेमे में हो रही बेचैनी को लेकर साफ तौर पर देखी जा सकती है। मंगलवार को एहतियात के तौर पर कांग्रेस ने विशेष विमान से अपने विधायकों को बेंगलोर भेज दिया। बाकी विधायकों को भी देर शाम बेंगलोर रवाना कर दिया जाएगा, जहां एआईसीसी प्रतिनिधि 17 जून तक उनके साथ रहेंगे और 18 जून को सभी कांग्रेस विधायक भोपाल पहुंचकर वोटिंग करेंगे। इधर खबर भी है कि बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के फॉर्म में दी गई जानकारी पर आपत्ति जताई है। विधानसभा में इस दौरान गहमा गहमी देखने को मिली। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर बहस भी हुई। वहीं बाड़ाबंदी को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस बात का डर शेर की तरह घूमो, तो कांग्रेस ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा दिया। तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। ये चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। हम उस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा वोट थे, इसलिए हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। और हमें विश्वास है कि लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि मोदी जी के हाथ मजबूत हो, इसलिए राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हो। ये आम जनता चाहती है और मुझे लगता है कि इस कारण ही लोग हमारे उम्मीदवार को वोट देंगे। हमारी तो किस प्रकार से लोकतंत्र को खत्म करने की उनकी शुरुआत है। क्या इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं होना चाहिए? क्या आम व्यक्ति की आवाज बुलंद नहीं होना चाहिए? क्या दलित आदिवासियों की आवाज नहीं आना चाहिए? क्या पिछड़ों की, किसानों की आवाज बुलंद नहीं होना चाहिए? क्या एक मीडिया के लोगों की आवाज बुलंद नहीं होना चाहिए? क्या आम जनता अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकती? क्या संवैधानिक संस्थाओं पर निष्पक्ष निर्णय नहीं होना चाहिए? इसी को लेकर राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई उस विचारधारा के खिलाफ है जो नाजीवाद, नाथूराम गोडसे की विचारधारा के खिलाफ है। हम उस विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र है। ये कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है और इसीलिए ये हम इस सीट को लेके सब तरह से सजग। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदित्य उपाध्याय जी, भाजपा प्रवक्ता मंजरी जैन जी और कांग्रेस प्रवक्ता यशवंत सिंह चंदेल जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले यशवंत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, जिस तरह से तीसरा उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से उतारा गया, महेश केवट जी का नाम सामने आया, नामांकन भी दाखिल कर दिया गया, लेकिन अब आप लोग के खेमे में बड़ी हलचल मच गई है और आप लोग के जो विधायक है उनको अब बैंगलोर शिफ्ट कर दिया गया और बीजेपी के नेता फिर ये भी कह रहे हैं कि भैया कि डर किस बात का, शेर की तरह घूमिए ना। आदरणीय भागीरथ जी, दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ। हम गर्दनों के साथ हैं और ये आर्यों के साथ। यह बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई है। कांग्रेस पूरी ताकत, पूरी शक्ति के साथ संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेगी और अंत में संविधान की ही जीत होगी। और जिस तरह से आपने कहा कि हम अपने विधायकों को वहां शिफ्ट कर रहे हैं, तो जिस तरह से इनकी काली परछाई है, इन्होंने कर्नाटक में क्या किया, महाराष्ट्र में क्या किया, पश्चिम बंगाल में इन्होंने क्या किया, तो इनके पास्ट के, इनके एक्सपीरियंस को सीखते हुए ये हमारा प्रिकॉशनरी एक्शन है। हमने एक प्रिकॉशन लिया हुआ है और उस प्रिकॉशंस को लेते हुए हमने अपने विधायकों को बेंगलोर भेजा है। वो अपने परिवार के साथ में वहां पर हैं। 5 ये मुश्किल क्षण है एक, तो इस क्षण में वो सभी जितने भी विधायक हैं सभी अब साथ में रह के वहां पर अपनी बात चर्चा करेंगे। आगे आने वाली 18 तारीख की रणनीति पर चर्चा करेंगे। सब पूरा परिवार एक साथ रहेगा तो उस पर ज्यादा अच्छे से हम निर्णय ले पाएंगे। और यशवंत जी, एक तरफ तो आप परिवार की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको अपने विधायकों पर भरोसा भी नहीं, क्योंकि भले आप बीजेपी पर आरोप लगाए, लेकिन दूसरा पहलू तो यह भी है ना कि आपको लगता है कि शायद कि कुछ विधायक बीजेपी के साथ ना चले जाएं, कुछ विधायक कहीं क्रॉस वोटिंग ना कर दे। एक तरफ तो आप परिवार की बात करते हैं, फिर आप अविश्वास भी इसमें कहीं ना कहीं आप सामने लाते हैं। भागीरथ जी, हमारे पूरे विधायक 62 के 62 विधायक पूरे एकजुट हैं। उस दिन मीटिंग में भी उन सब ने पूरा एक सुर में बोला है कि हम मीनाक्षी नटराजन जी को पूरी तरह से, आप देखिए कि जब चुनाव होगा 62 के 62 वोट मीनाक्षी नटराजन को मिलेगा।
लेकिन भाजपा की जिस तरह से ये चाल चरित्र और चेहरा की बात करने वाली पार्टी है, इनका आप एक्सपीरियंस, इनका अनुभव देखिए। हमारे एक विधायक है दिनेश जैन जी, वो कह रहे थे कि ये किसी तरह से खरीद फरोख्त में कोई अगर विधायक नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर फर्जी मुकदमा लगा देंगे, उसको किसी चीज में फंसा देंगे, उसको ये जेल में डलवा देंगे। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हमारे हाईकमान ने निर्णय लिया है कि इन जितने भी विधायक हैं इनको एक जगह पे शिफ्ट करके वहां पर रखा जाए। तो इसमें बुराई क्या है? हर एक पार्टी अपना अपना करती है। भाजपा वाले ये भी 2-3 बार इन्होंने भी किया है, आपको भी पता होगा। 2020 में भी इन्होंने अपने विधायकों को हरियाणा के मानसरोवर में नहीं भेजा था क्या इन्होंने? तो इसमें बुराई ठीक क्या है। है? इसमें अगर हम मंजरी जी, अपना एक प्रिकॉशनरी एक्शन ले रहे हैं तो ये तो हमारे यशवंत जी इनकी कह रहे हैं जिस कि तरह भाई से आप लोग ने भी किया था। जब भी लगता है किसी पार्टी को कि भैया कि हमारे विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं तो हर कोई बाड़ेबंदी करता है। यशवंत जी कह रहे हैं कि आप लोग ने भी किया था, अगर हम कर रहे हैं तो फिर इसमें बुराई क्या है? मंजरी जी, लगता है कि सिस्टम आपका म्यूट है, उसको आप अनम्यूट कर देंगे तो आपकी आवाज हम तक पहुंच जाएगी। जी जी। जी, आ रही है नहीं, आपकी आवाज। अपने विधायकों को ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, हमको क्या करना है? इनके नेता खुद ही कह चुके हैं, दौड़ने वाले लंगड़े वाले घोड़े, अब ये कौन से रेस वाले घोड़े हैं पता नहीं हमको। लेकिन बात उस पत्र की हो रही है जो जीतू पटवारी जी ने लिखा है पब्लिक के नाम से, कि भाई हमको ऐसा डर लग रहा है कि हम हार जाएंगे। तो ये घबराहट, ये बौखलाहट, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठाना, ये कहाँ तक सही है? मुझे लगता है ये हार का बहाना पहले से ढूंढा जा रहा है, क्योंकि हमें तो पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे, क्योंकि हमें अपने काम पर भरोसा है, अपने विधायकों पर भरोसा है, हमारा जो विजन है वो हमारा क्लियर है, हमारा नेतृत्व है वो मंजरी क्लियर जी, है। आप कह रहे हैं कि इनके यहाँ आपको खुद अपने का विधायकों पर असंतोष है, भरोसा है, इनके यहाँ खुद ही लेकिन मुझे लगता है असंतोष कि है। जिस तरह से तीसरे सीट के लिए आपने महेश जी को उतारा है, आपको कुछ कांग्रेस के विधायकों पर भी भरोसा लगता है। नहीं, देखिए भागीरथ जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होंगे, संवैधानिक प्रक्रिया से चुनाव होंगे, और ये जो संविधान की जो बात करते हैं, जिन्होंने संविधान की आत्मा को तार तार करने का काम किया है, वो संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, ढोंग करते हैं। हमने संविधान को सम्मान दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी को सम्मान दिया है, जिन्होंने अपमान किया था उनका। तो जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होंगे, स्पष्ट होंगे, पारदर्शिता से होंगे, और निश्चित तौर पर हमको भरोसा है, क्योंकि हमारे पास विजन है, हमारे पास नेतृत्व है, हमारे पास नीति है, हमें उस पर भरोसा है। इनके पास ना तो नेतृत्व है, देखिए असंतोष अपने निर्णय पर। नेता, इनके जो वरिष्ठ नेतृत्व ने जो निर्णय करके भेजा, इनके खेमे में खुद खलबली है, लोग विरोध कर रहे थे। तो ये इनकी जो खुद का असंतोष है, जो परिवारवाद, जो पट्टावाद, जो भाई भतीजावाद जो रहा है, और जो वंशवाद रहा है, वो आज उसका नतीजा है कि कांग्रेस बिखर गई है पूरी तरह और समाप्ति की ओर है। उसकी ये बौखलाहट है, लेकिन दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ना ये ठीक बात नहीं है। और ये तो वैसे ही है, ठीक है, अपनी गलतियों को स्वीकार ना करना, आत्मचिंतन आत्ममंथन ना करना, और अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरे पर फोड़ना, तो ये एक असफल व्यक्ति की ही पहचान होती है। ठीक है। आदित्य जी, आप क्या देखते हैं जिस तरह से राज्यसभा के रण को लेकर घमासान मचा हुआ है, और आखिर ये घमासान कहां तक जाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं अब कांग्रेस के विधायक बेंगलुरु शिफ्ट हो रहे हैं, और पहले तो ऐसा लग रहा था शायद बीजेपी तीसरी सीट के लिए उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन अब उतार भी दिया, नामांकन भी दाखिल हो गया, और उसके बाद से कांग्रेस के खेमे में एक हलचल सी मच गई है। देखिए, हमारे संविधान ने बहुत स्पष्ट जो है नियम बनाया है, जिसके तहत जो है विधायकों के गणित का आंकड़ा जो है वो उस तरीके से तो सीधा सीधा कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 2 लोगों को लोकसभा में निर्वाचित कर सकती है और कांग्रेस 1 व्यक्ति को। लेकिन फिर भी संविधान ही ये कहता है कि यदि कोई अपनी आत्मा की आवाज पर और जो है वो अपने नेतृत्व की नीतियों पर विश्वास उसका कम हो जाता है और अपनी आत्मा की आवाज पर किसी और को चुनना चाहता है, तो वो उसको इस तरीके की स्वतंत्रता दी गई है। तो इस तरीके से स्थिति ऐसी पैदा हो गई है जो ना केवल कांग्रेस के लिए परीक्षा की घड़ी है, जबकि बल्कि बीजेपी के और विशेषकर मुख्यमंत्री जी की खुद की एक परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि ये परीक्षा की घड़ी उन्होंने स्वयं पैदा की है। तो निश्चित तौर पर ये एक दिलचस्प घटनाक्रम होने वाला है और इस पर सबकी निगाहें हैं, और इस ये गणित जो है इसका रिजल्ट तय करेगा कि आने वाली दिशा जो है राजनीति की मध्य प्रदेश के अंदर क्या होने वाली है। और
कई लोगों का राजनीतिक भविष्य इसमें दांव पर लगा हुआ है, ना केवल कांग्रेस का बल्कि बीजेपी का भी। जी बिल्कुल, और देखना होगा जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन जिस तरह से आपने आत्मा की आवाज की बात कही यशवंत जी, देखिए कांग्रेस की तरफ से चाहे हम राहुल गांधी की बात कर लें, तमाम दूसरे नेताओं की बात कर लें, वो अक्सर बीजेपी पर आरोप लगाती है कि बीजेपी में तानाशाही ज्यादा होती है, बीजेपी का रवैया तानाशाही है। और यहां पर जब अब लोकतांत्रिक तरीके से यहां पर चुनाव हो रहे हैं तो हर कोई अपने अपने इच्छा अनुसार, जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा, आत्मा की आवाज, अगर आत्मा की आवाज अगर उनको लगता है कि हमें कहीं और वोट करना है तो फिर यहां पर कांग्रेस उसमें बाड़ेबंदी क्यों कर रही? क्योंकि आप ही लोग लगातार कहते हैं कि भैया हम तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हैं, संविधान का पालन करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, तो वही संविधान तो यहां पर उन विधायकों को अपने मन मुताबिक वोट देने का अधिकार भी देता है ना। लेकिन फिर यहां तो आप उसी संविधान को आप लोग कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, जो अधिकार विधायकों को दिए गए कि जो अपनी आत्मा की आवाज से वोट कर सकता है, लेकिन आप बाड़ेबंदी करके ऐसा लग रहा है कि यहां पर आप तानाशाही कर रहे हैं उनके साथ। आदरणीय भागीरथ जी, क्या संविधान में खरीद फरोख्त की इजाजत है? क्या संविधान में अकूत काला धन इकट्ठा करके, अपने उद्योगपति मित्रों से अकूत काला धन इकट्ठा करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को भ्रष्ट करने की ये मंजूरी संविधान देता है क्या? इसके पहले इन्हीं भाजपा के प्रधानमंत्री थे माननीय अटल जी, भागीरथ जी, उन्होंने कहा था कि मैं ऐसी किसी भी सरकार को चिमटे से नहीं छूऊंगा जिसमें खरीद फरोख्त करके वो सरकार बनाई गई हो। और आज ये क्या कर रहे हैं? आज इनका चाल और चरित्र चेहरा क्या है? अभी 1 महीने पहले इन्होंने नारी बंधन अधिनियम का ढोंग किया था, उसके लिए विशेष सत्र बुलाया था। और आज जब कांग्रेस पार्टी एक नारी, एक महिला को एक सम्मान देने जा रही है, उसको राज्यसभा में उसको महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए, महिलाओं की आवाज उठाने के लिए उसको जब कांग्रेस पार्टी भेज रही है, तो ये यहां पर षड्यंत्र कर रहे हैं। इनका दो चेहरा जो है वो आदरणीय भागीरथ जी आज जनता के सामने, देश के सामने आ गया है। और रह गई बात, इनको ये जो टफन है, जो तीसरा कैंडिडेट इन्होंने उतारा है भागीरथ जी, ये टफन बन गया है। ये आदरणीय विजय वर्गीय जी और मुख्यमंत्री जी के बीच में, क्योंकि पहले तो मुख्यमंत्री जी सहमत नहीं थे, लेकिन फिर विजय वर्गीय जी और इन सब लोगों ने किया और उसमें मुख्यमंत्री को भी खींच लिया, क्योंकि विजय वर्गीय जी किसी तरह से चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी की कुर्सी हटे। और आप ये देखिएगा कांग्रेस, यशवंत जी, आप बीजेपी के इतने अंदर की बात बता रहे हैं, लेकिन आप कांग्रेस विधायकों के अंदर की बात आप नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि अगर आपको लगता कि कोई कांग्रेस विधायक शायद क्रॉस वोटिंग कर सकता है, तो फिर मुझे लगता है उन विधायकों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सारे के सारे विधायकों को बिल्कुल बाड़ाबंदी करके बेंगलोर ले जाना, तो अगर आप कांग्रेस के अंदर की बात समझ सकते हैं, बीजेपी के अंदर की बात समझ सकते हैं, तो कांग्रेस के अंदर के विधायकों की बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? कांग्रेस के अंदर की बात समझे ना विधायक जी, भागीरथ जी, मीटिंग में सभी विधायकों ने एक स्वर में एक उसमें कहा कि हम मीनाक्षी नटराजन जी के साथ में हैं। आपसे क्या किसी विधायक या किसी विधायक ने ये बाइट दी क्या मीडिया को कि नहीं हम भाजपा को वोटिंग करेंगे? हमारे जितने भी विधायक हैं सब एकजुट हैं, 62 के 62 वोट पूरा मीनाक्षी नटराजन जी को मिलने वाले हैं। ये एक ठीक है, आपने कहा बाइट दी क्या, लेकिन क्या किसी, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं खरीद फरोख्त के, तो क्या किसी कांग्रेस विधायक ने यह भी कहा क्या कि हमें खरीदा जा रहा है? ऐसी भी तो कोई बात सामने नहीं आई ना। इनका पास्ट रिकॉर्ड तो देखिए, वही तो हम बोल रहे हैं, इनकी परछाई इतनी डार्क है कि उससे हमको सीखना पड़ रहा है। हम प्रिकॉशनरी एक्शन ले रहे हैं। इन्होंने किया नहीं क्या? आपने महाराष्ट्र में क्या किया इन्होंने? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मंजरी जी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वो कह रहे हैं कि हम पहले से ही एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि वो लगातार आपके पास की बात को लेकर कह रहे हैं, फिर वो आपके अंदर की राजनीति की बात भी कर रहे हैं कि बीजेपी में क्या राजनीति चल रही है। अब वही बात आ जाती है ना, खुद का घर देखा नहीं जाता, दूसरे के घर में झांकने जाते हैं। तो बात यह है कि आपको खुद के विधायकों पर भरोसा नहीं है, और क्यों नहीं है, क्या कारण है? दूसरी बात यह है कि आप ही ने ये उदाहरण दिया है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम ऐसी सरकार को चिमटे से भी ना छुएं जहां पर भ्रष्टाचार हो, खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई जाए। तो उनके आदर्शों पर ही आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है, और इसीलिए आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बने हुए हैं, और इसीलिए आज जनता हम पर भरोसा करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत का, और डॉक्टर मोहन यादव जी का जो मध्य प्रदेश का विजन है कि विकसित सुशासन और जन सेवा का जो माध्यम है, वो हम सत्ता को बनाते हैं, ना कि राजनीति और सत्ता का सुख भोगने के लिए सत्ता चाहते हैं।
तो ये बहुत बड़ा फर्क है, और इसलिए आज जनता हम पर बार बार भरोसा करती है और आपको आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाती है, आपको घर बैठाने का काम करती है। और ये सबसे बड़ी विडंबना है कि ना तो आपके विधायकों को आपके नेता पर भरोसा है और ना आपके नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं और विधायकों पर भरोसा है। तो यही तो सबसे बड़ी आपका लूप फॉल है। आप किसी पर दूसरे पर क्यों अपनी कमियां और नाकामियां थोपना चाहते हैं? राहुल गांधी जी असफल हो चुके हैं, जीतू पटवारी जी पहले ही असफल हो चुके हैं, जो कहते हैं पार्टी गई तेल लेने, तो वो क्या संगठन और पार्टी को समझेंगे? क्या संगठन की विचारधारा? अच्छा, विचारधारा कांग्रेस के पास बची नहीं है। मैं फिर कहूं, ना नीति है ना नेतृत्व है, आपके पास विजन ही नहीं है। जनता आपको क्यों चुने? अभी तक सिर्फ आपके पास एक विजन है, मोदी हटाओ मोदी हटाओ, और उसके लिए षड्यंत्र सिर्फ देश के अंदर नहीं विदेश के अंदर भी चल रहा है। और ये जनता आप समझदार है, सब समझ रही है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है। वो जमाना गया जब आधी रात को आपने आपातकाल लगा दिया था और सबको जेलों में ठूस दिया गया था, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे। मीडिया पर भी आपने पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था, तो वो समय गया। अब जनता पारदर्शिता से हर चीज देखती है, जनता के पास हर चीज पहुंचती है, इसलिए जनता हम पर भरोसा करती ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कुछ कांग्रेस के विधायक आत्मा की आवाज पर वोट करने वाले हैं? बिल्कुल, मैं समझती हूँ जो अपनी आत्मा की सुनेंगे तो वो राष्ट्र के नाम वोट करेंगे, ना कि परिवारवाद वंशवाद के लिए वोट करेंगे। ठीक है आदित्य उपाध्याय जी, देखिए इस वक्त आत्मा की आवाज की बात कर लें, एक तरफ लोकतंत्र की बात कर लें, तानाशाही की बात कर लें, क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि लोकतंत्र ने अधिकार दिया है कि विधायक अपने हिसाब से वोट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता फिर तो विधायकों की संख्या के हिसाब से चुनाव भी नहीं होते और फिर वो बांट दिए जाते कि राज्यसभा में इतने कांग्रेस के इतने बीजेपी के। लेकिन इसमें चुनाव का प्रावधान है ताकि विधायक अपने हिसाब से वोट कर सकते हैं, लेकिन इसी अधिकार को फिर लोकतंत्र की हत्या भी बताया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है यहां पर लोकतंत्र वर्सेस तानाशाही, एक ही संविधान के जो पहलू हैं दो पहलू सामने आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। दरअसल क्या है कि राज्यसभा की मेंबरशिप एक ऐसी चीज, ऐसा पद है, ऐसा गरिमापूर्ण पद है जहां की एक भावना ये देखी जाती है कि ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, ऐसे विद्वान, चाहे वो किसी भी विषय के हों, चाहे वो विज्ञान के हों, चाहे साहित्य के हों, चाहे समाज सेवा के हों, ऐसे लोग जो जन भावना की आवाज सरकार तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों को राज्यसभा में ले जाने के लिए पार्टियां किसी ऐसे व्यक्ति को चुने जो जिस व्यक्ति की आवाज आम जनता की आवाज या एक समाज की आवाज बनकर सामने आ सके। लेकिन स्थिति यह हो गई है कि संख्या के गणित में सभी राजनीतिक दलों ने कहीं ना कहीं केवल जोर आजमाइश को प्रमुखता से लेकर के ऐसे विद्वान लोगों को समाज में से निकाल के सामने लाने की कवायद बंद जैसी कर दी है। क्या कोई बता सकेगा कि अब जितने भी लोकसभा के प्रत्याशी चुने गए, चाहे वो किसी भी दल में चुने गए हों, कोई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो जनभावना जिनके साथ है, चाहे वो पार्टी से जुड़े हो ना जुड़े हो, जनता के साथ तो जुड़े हुए हैं, उन लोगों को कोई विद्वान व्यक्ति, कोई वैज्ञानिक, ऐसे लोगों को किस पार्टी ने कितने लोगों को राज्यसभा तक पहुंचाया और वहां जनता की आवाज को या वैज्ञानिकों की आवाज को या वैज्ञानिकों के पक्ष को या किसी भी विशेषज्ञ अपने पक्ष को वहां पे बिल्कुल आदित्य, समय कम है, लेकिन संक्षेप में मैं ये भी जानना चाहूंगा, जमीनी स्थिति आपको देख के क्या लग रहा है? क्या कोई अप्रत्याशित परिणाम सामने आएंगे जब चुनाव होगा, चुनाव के बाद परिणाम आएंगे? तो संक्षेप में देखिए, कुछ भी हो सकता है। स्थिति निश्चित तौर पर स्थिति किसी भी तरीके के निर्णय पर, निश्चितता पर टिका नहीं जा सकता। आज की स्थिति में बिल्कुल तीसरी जो सीट है वो अनिश्चित है और इसके लिए गहरी कशमकश जो है इसमें होगी निश्चित। बिल्कुल, इसलिए हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के खेमे में गहमा गहमी भी शुरू हो गई है। विधायकों की बेड़ाबंदी करके उनको बेंगलोर शिफ्ट कर दिया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आदित्य जी, मंजरी जैन जी और यशवंत जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राज्यसभा के रण में घमासान मची हुई, चाहे नामांकन की बात कर लें, बीजेपी की तरफ से मीनाक्षी नटराजन के नामांकन जो पत्र भरा गया था उस पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। वहीं कांग्रेस में जो कई विधायक हैं जिनको अभी तक बेंगलोर शिफ्ट किया गया, बाकी बचे हुए विधायकों को भी बेंगलोर शिफ्ट किया जा रहा है। तो देखना होगा जब चुनाव होगा, चुनाव के बाद जो परिणाम सामने आएंगे इस राज्यसभा के रण में, क्या कोई अप्रत्याशित परिणाम सामने आएंगे, क्योंकि तीसरी सीट को लेकर दोनों ही तरफ से, चाहे बीजेपी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें,
घमासान शुरू हो चुकी है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।